उस टाइम पे बहुत इंट्रोवर्ट चाइल्ड थी। तो आप अशांत फिर कब हुई? मुझे 3rd क्लास में थायराइड हो गया था। पता नहीं चला। बिकॉज ऑफ दैट मैं ओबेस होती चली गई। बार बार अपनी चप्पल को स्टिच करा करके एक पैसा जोड़ते थे। हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। उन्होंने बोला कि आप लेटर्स लिखो गॉड को कि आप क्या चाहते हो, और वो लेटर्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होने चाहिए। वो अच्छे बनते रहते 2-3 साल 4 साल के बाद फिर उनकी रियलिटी आती है सामने। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई काम है जो मुझे नहीं आता होगा। इस वक्त आपका वेट कम हो रहा था क्या? घोड़ा पालना चाहती थी मैं। अशरफुल मखलूकात। मम्मी पापा ने बोला ये हमारी लंबी रेस का घोड़ा है। किसी का स्ट्रगल सिर्फ खाने के लिए है। उस लड़के ने मेरे को वापस उसी जोन में डाल दिया। अपने वक्त को भूल जाते हैं लोग। मामा ने एक बार बोला किसी को बताना नहीं हम डॉक्टर। आप पर असरदार कौन हुए? शिट, मुझे तो लगा तुम पाहुला वर्मा को लाइक करते हो। जो कुछ सोचा सब किया। घर गई तो ये पीछे पीछे घर आ गए 2 दिन बाद। वो मुझे किचन में आकर के कह रहे हैं कैसा लड़का है, ना खुद पी रहा है ना मुझे पीने दे रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दिखते हैं ना, उनके लिए भी केक वॉक नहीं है। और मिलने के 15 मिनट बाद हमारा रोका हो गया। नमस्कार, मैं शाहिद इमाम आप सभी का खैर मकदूम करता हूं अपने प्रोग्राम यादों के सफर में। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला से कराने जा रहे हैं जिनकी पैदाइश तो नीमच मध्य प्रदेश में हुई, लेकिन पैदाइश के थोड़े दिनों के बाद वो शिफ्ट कर गए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। वहीं पर इनके पिताजी का बिजनेस था। एक्चुअली जो है वो इनके पिताजी की बहुत कम उम्र थी, तभी जो है वो उनके पिताजी यानी कि जिससे आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं उनके दादाजी का देहांत बहुत जल्दी हो गया। इसलिए इनके पिताजी के ऊपर जो है बहुत बड़ी परेशानी आ गई और वो अकेले दम पर उन्होंने बिजनेस शुरू किया। टायर का बिजनेस करते थे और वो खुद ही साइकिल पर जो है वो टायर को जो है लेकर के लोगों तक पहुंचाया करते थे, जो भी दुकान हुआ करते थे। इन परेशानियों में भी उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी, अच्छी तरह से पढ़ाया। उनकी माँ जो है वो चाहती थी पढ़ना, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फैमिली मेंबर नहीं चाहते थे कि वो उस जमाने में इनकी मदर जो है वो डॉक्टर बने। लेकिन उन्होंने ये जरूर सोच लिया था कि मैं अगर डॉक्टर नहीं बन पाई तो मैं अपने बच्चों को जरूर डॉक्टर बनाऊंगी। इसलिए उनकी 2 बेटियां जिनके साथ आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं वो भी डॉक्टर हैं और उनकी जो छोटी बहन है वो भी डॉक्टर हैं। इत्तेफाक ये है कि उनके एक भाई थे बड़े, लेकिन उनका एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं पुनीता जी से। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में यादों के सफर में। तो पुनीता जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपके बचपन की बातें कि बचपन कैसा गुजरा, कैसी फैमिली में? बचपन तो इंडीड बहुत ही अच्छा गुजरा। मैं बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड थी क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड थी। पैम्पर्ड चाइल्ड, हाँ, एक्चुअली पैम्पर्ड। फर्स्ट चाइल्ड हमेशा पैम्पर्ड, हाँ। तो दादा दादी बुआ मासी सभी का बहुत ज्यादा प्यार मिला है। और ननिहाल में तो मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा। तो पैदा मैं नीमच में हुई हूँ, मेरा ननिहाल है, पर मैं बड़ी चित्तौड़गढ़ में हूँ। चित्तौड़गढ़ ही पापा रहा करते थे, वही उनका बिजनेस था, वही मेरे को उन्होंने। चित्तौड़गढ़ का नाम सुनते ही जो है कुछ राजा रजवाड़े का ख्याल दिमाग में आने लग जाता है। बिल्कुल एक्चुअली रजवाड़ा है राजस्थान। चित्तौड़ मीरा का मेवाड़ माना जाता है। पद्मिनी जी वहीं से हैं। बिल्कुल, पूरा राजस्थान ही है। स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। इतना हिस्टोरिकल प्लेस हमने देखा नहीं, मतलब उनको जो है वो एक्चुअली सारा जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है इंडिया में उसी वेस्ट से ही हुआ, नॉर्थ वेस्ट से ही हुआ, इसलिए वहाँ पर फोर्ट्स बहुत ज्यादा है। एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट है चित्तौड़ में। अच्छा। तो आप भी वैसे ही लगती हैं, किसी चित्तौड़गढ़ की महारानी जैसी लगती है। चलिए, अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई। और तो बचपन की कुछ बातें स्कूल की। स्कूलिंग मेरी इनिशियली जब मैंने अपना नर्सरी किया है वो किया है सैनिक बाल निकेतन। अच्छा। मिलिट्री स्कूल था वो। वहाँ पे मैं 2nd तक पढ़ी हूँ। 2nd के बाद देन वहाँ पे हिंजिंग स्कूल आ गया था, मैं वहाँ से 2nd से 5th किया। फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल आ गया। तो मेरे पापा मम्मी को हमेशा से यही था कि एजुकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चे की। तो जैसे जैसे न्यू स्कूल आते गए जिनका उनको लगा कि बहुत अच्छा है, आई हैव ऑलवेज स्टडीड इन द बेस्ट स्कूल ऑफ माई सिटी। तो फिर मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में 5th से 8th तक पढ़ी। उसके बाद उनको ये लगा कि नहीं, 8th के बाद बच्चे को और ग्रो अप कराने के लिए चित्तौड़ बहुत बड़ी सिटी नहीं है, और तो मेरे को इसको बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, इसका कैलिबर निकल करके आएगा। तो उन्होंने मेरे से हॉस्टल के बारे में बात करी। तो स्कूल की कुछ बातें, टीचर्स वगैरह? तो उस टाइम पे बहुत इंट्रोवर्ट चाइल्ड थी। अच्छा, इंट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा बोला नहीं करती थी। टीचर्स की शिकायत रहती थी कि शांत रहती है, कुछ ज्यादा बोलती नहीं है। तो आप अशांत फिर कब हुई?
आई थिंक सबकी अपनी एक लाइफ की जर्नी होती बिल्कुल है। बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसे बहुत शर्मीले थे हम जी। लेकिन पता नहीं कब बेशर्म हुए, पता नहीं चल पाया हमें। हाँ जी, तो लाइफ की जर्नी के साथ आप इवॉल्व भी होते हैं, मैच्योर भी होते हैं। जी 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 जी। तो स्कूल कुछ तो बताइए। और चाइल्डहुड मेरा बहुत ज्यादा, मतलब इधर तो पैम्पर्ड था, बट स्कूल साइड पे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं बहुत ज्यादा बदमाश नहीं थी, इंट्रोवर्ट थी, बट उस टाइम पे थायराइड कोई बहुत नोन बीमारी नहीं हुआ करती थी। मुझे 3rd क्लास में थायराइड हो गया था, पता नहीं चला, और वो पता नहीं चला। बिकॉज ऑफ दैट मैं ओबेस होती चली गई, बहुत मोटी हो गई, एंड लॉट ऑफ पिंपल्स मेरे फेस पे, एंड यू नो एक्ने स्कार्स। तो सोशली मैं अपने आप को बहुत ही नेग्लेक्टेड, बॉयकॉट रखती थी सब लोगों से, कहीं जाना ज्यादा पसंद नहीं करती थी। मुझे लगता था चीजें मेरे पे अच्छी नहीं लगती, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था, बहुत ही खराब होता है। और दूसरी चीजें स्पेशली चाइल्डहुड में अगर हो जाए ना ऐसा, तो बहुत फिर लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट बहुत रहता है माइंड पे, हमेशा के लिए परमानेंट इफेक्ट आ जाता है। और दूसरा जो स्मॉल टाउन स्कूल्स होते हैं, स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो भी आपको नेग्लेक्ट करने लगते हैं, इन बातों को ज्यादा बोलते हैं। हाँ, तो मैं बहुत नेग्लेक्टेड चाइल्ड रही हूँ स्कूल में, लोनर। हाँ, कोई नहीं बात करता तो मेरे को उससे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मेरे से क्यों बात नहीं कर रहे हैं। इमोशनली मेरे को बहुत टॉर्चर्ड फील होता था उन सब चीजों से। लेकिन मेरे पापा मेरी हमेशा से स्ट्रेंथ रहे, स्ट्रॉन्ग पिलर इन माय लाइफ। मेरे को लगता है कि मतलब अगर वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। आपने बताया ना कितना स्ट्रगल किया उन्होंने। बहुत। तो स्ट्रगल करके उन्होंने अपना पूरा बेस जमाया। दादी को हमेशा अपने साथ रखा, चाचा को अपने साथ रखा। वो टायर के डीलरशिप के बिजनेस से जो वो साइकिल पे देने जाते थे और बार बार अपनी चप्पल को स्टिच करा करके एक पैसा जोड़ते थे, वहां से उन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, फिर उसके बाद फाइनेंस बिजनेस, उसके बाद हमारी होलसेल टायर की डीलरशिप, मार्बल की फैक्ट्री। सो वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ चित्तौड़गढ़ पापा बने। बताइए। तो साइकिल से पहुंचा, साइकिल से। और वो हमेशा मुझे ये कहा करते थे कि हंसी में उड़ाना सीखो चीजों को, कोई बात होती है मिट्टी डाल दो। वो गाना है ना, वो कौन सा है, मैं हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। हाँ जी। तो बट उनका मतलब वो चीज मुझे बहुत स्ट्रेंथ देती थी। किसी चीज के लिए उन्होंने मुझे कभी प्रेशर कुकर नहीं बनने दिया। गाना सुना है वो वाला, खुशी और गम में जब न फर्क महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। जी, मैं हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। बहुत अच्छा है, वो फिलॉसफी है, लाइफ की फिलॉसफी है। पता नहीं देवानंद फिल्माया गया था शायद। खैर, तो बहुत अच्छा, मतलब जो है वो आपने, आपके फादर ने इतना स्ट्रगल किया और देखिए उसका रिजल्ट आप हैं तो है ना। और बिजनेस भी होगा ही, अभी तो होगा बिजनेस। हाँ जी, बिल्कुल, बिजनेस एग्जिस्टिंग है ना। तो उसको कौन देख रहा है? हम ही लोग देखते हैं, दोनों डॉटर्स ही देखती हैं मम्मी के साथ। तो वो तो बिजनेस आपका चित्तौड़गढ़ में होगा? बिजनेस पापा के जाने के बाद हम लोगों ने वाइंड अप कर दिया, वो रेंटल प्रॉपर्टीज करके, और उस तरह से कर दिया। प्लस माय मदर इज ऑल्सो, पापा ने कभी ये नहीं किया कि वो मतलब वाइफ हैं तो उनको बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स के बारे में पढ़ी लिखी थी, और अपना एमए का फाइनल एग्जाम उन्होंने शादी के बाद दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे पापा ने उनको बोला कि नहीं तुम करो, और डॉक्टर नहीं बन पाई थी तो पापा ने उनको ये भी बोला था कि मैं सपोर्ट करूंगा, तुम बनो। पर फिर उनको लगा कि नहीं, अब मैं इतना नहीं शादी के बाद कर सकती हूँ, मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है। ऑल्सो मैं उनकी लाइफ में आ गई, तो उसके बाद फिर उनको लगा कि नहीं, अब मैं अपनी ड्रीम्स बच्चों पे पूरा करूंगी। हाँ वही तो। लेकिन ये देखिए ना कि जो कुछ सोचा सब किया जी, ये भी बड़ी बात है जी। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी गोइंग हो गया, केक वॉक नहीं थी उनके लिए, बहुत स्ट्रगल था। लाइफ तो केक वॉक है भी नहीं, है ही नहीं। इवन की जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दिखते हैं ना, उनके लिए भी केक वॉक नहीं है। ये जो आपका अमिताभ बच्चन और ये देख रहे हैं, तो उनकी भी फिल्में आ रही हैं, वो भी कैसे जीते होंगे, वो टफ लाइफ है सबकी। हाँ, टफ लाइफ है बिल्कुल। हर का टफ जो है वो अलग अलग लेवल का उनका स्ट्रगल होता है ना। किसी का स्ट्रगल सिर्फ खाने के लिए है, किसी का स्ट्रगल किसी और चीज के लिए है। खाने पीने का प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गया तो स्ट्रगल तो हर लेवल पे है, हर लेवल पे है। आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ? स्कूलिंग डीपीएस के बाद फिर मैं लक्ष्मणगढ़ मोदी इंटरनेशनल स्कूल में जयपुर में पढ़ी। कोई दोस्त कुछ नहीं बने आपके? मेरा अभी तक भी चित्तौड़ में गिन के एक दोस्त। अच्छा, एक ही दोस्त है, वो भी मेरे घर के पास रहती थी, स्कूल में नहीं थी। स्कूल से किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही लोनर। उनके साथ गुजारे गए कुछ वक्त? उनके साथ कुछ यादें? मैं वही आपको बता रही हूँ कि वो चाइल्डहुड बहुत स्ट्रगल
था। मतलब ऐसा कुछ भी मेरे को याद है, अगर मैं रिकलेक्ट करना चाहूँ तो सारी बैड मेमोरीज है जिनको नहीं सोचना चाहूंगी। अच्छा, नहीं सोचना चाहूंगी। और मुझे लगता है कि आई थिंक उसी ने मुझे इवॉल्व किया है एज अ पर्सन, टू बिकम अ बेटर पर्सन। मैं दूसरों के इमोशंस को, जज्बातों को बहुत बेटर तरीके से समझ पाती हूँ। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमने ये देखा है लोगों को कि अपने वक्त को भूल जाते हैं लोग, ठीक है ना, और अभी बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो हमें लगता है यार कि देखो ये आदमी अपना पुराना वक्त भूल गया है, ठीक है ना, और आज देखिए इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जैसे ये ना जाने क्या थे। तो ऐसे ही है, लेकिन हमेशा अपने वक्त को याद रखना जरूरी होता है। अगर आप याद रखते हैं तभी जो है वो आप बेटर रहते हैं। सबसे अच्छी बचपन की मेमोरी मैं आपको बताऊं, बताइए। दादी मुझे नाइट में सुलाते टाइम पे दादी के पास होती थी, तो सारी भगवान जी की स्टोरीज, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, गुरु नानक देव जी ने क्या किया, मम्मी को पापा को। ऑब्वियसली एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड को बड़ा करना इजी नहीं होता है, और मैं लोनर रही तो वो लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड बने। मुझे याद है 2nd क्लास में मुझे मम्मी पापा ने बिठा के ये बोला था कि हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, नो फिल्टर जोन के साथ हमारे साथ बात करो। ये सबसे अच्छा रहता है। तो और उन्होंने मुझे बोला डायरी लिखना चालू करो। आई थिंक वो मेरे में आज तक भी हैबिट है, मैं डायरी लिखती हूँ। उन्होंने बोला कि आप लेटर्स लिखो गॉड को कि आप क्या चाहते हो, और वो लेटर्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होने चाहिए। तो सीक्रेट्स बुक तो रोंडा ब्रायन की बहुत बाद में आई है, जो लोग अब पढ़ रहे हैं। मैं उसको तब से फॉलो कर रही हूँ जब मैं 2nd क्लास में थी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पेरेंट्स ने आपको इस तरह से एनकरेज किया, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम जो अचीव करना चाहती हो वो लाइफ में कर सकती हो बेटा। और पापा का हमेशा ये कहना होता था कि दोस्त जिंदगी में जो बोलते हैं पक्के दोस्त, अगर 1 है तो तुम बहुत लकी हो, 2 है तो भी तुम लकी हो, 3 है तो भी तुम लकी हो, और तुम बोलो कि जिंदगी में 4 दोस्त हैं तो आप वो हो ही नहीं सकते। मेरे साथ भी बड़े लिमिटेड इसका मतलब कि आप धोखे में हैं। बिल्कुल, आपकी गिनती के ही वो 3 दोस्त होने चाहिए जो आपके पक्के दोस्त। अच्छा, हमने ऐसे भी देखा है कि जो लोग सभी के लिए अच्छे होते हैं, सभी को अच्छे लगने लग जाते हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है उसमें। अगर वो सबको अच्छा लगने लगा, इसका मतलब फेक है वो कहीं ना कहीं पर, क्योंकि सभी को अच्छा लगना बड़ा टफ होता है। तो मैं थोड़ा सा डिनाई करूंगी, क्योंकि पापा का थ्योरी ये था कि हम जब बर्थ लेते हैं तो आप अपनी स्टोरी प्री डिसाइड करके आते हैं, क्योंकि आपको जिस लेवल पे पैदा हुए हैं उससे और ऊपर जाना है, बेहतर इंसान बनना है। तो जितना स्ट्रगल होगा उतना बेहतर बनेंगे। स्ट्रगल अलग बात है, लेकिन हमने ये देखा है कि लोग झूठ बोल बोल करके अच्छे बनने की कोशिश में, बिल्कुल है ना, वो अच्छे बनते रहते 2-3 साल 4 साल के बाद फिर उनकी रियलिटी आती है सामने। तो बट वो उनकी जो डिप्लोमेसी है ना, वो ही उनको सफोकेट कर देती है। वही सफोकेट करती है, लेकिन नहीं, क्योंकि आप वो रियल नहीं है ना, आप उसको प्रिटेंड करके दिखा रहे हैं, तो आप कब तक प्रिटेंड कर लेंगे उस चीज को। आपकी मदर ने इनकरेज किया आपको MBBS करने? मम्मा ने फिर मुझे बिजी कर दिया। मतलब मेरे को लगता है मैं 2nd क्लास में थी जब मैंने कथक सीखना चालू किया था। आपने जैसा बताया कि पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे और आपको वो क्या नाम है, थायराइड नहीं, टिल 2nd क्लास जब तक मैं आई तब तक पापा वेल स्टैब्लिश हो गए थे। वो बहुत अर्ली डेज में जो मैंने आपको बताया, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ गई थी जब मैं 2nd क्लास में थी। तो फाइनेंशियली फिर कोई ट्रबल नहीं रहा उसके बाद। बट लेकिन ये वाला ट्रबल स्टार्ट हो गया। द थायराइड आई वाज डीलिंग विद, द मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आई वाज डीलिंग विद। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, व्हाई आई एम गोइंग फैट, मैं मोटी हो रही हूँ। तो उसके साथ मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस होना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। यस, लोनलीनेस होना। क्या था उस वक्त आपका? 2nd क्लास का बच्चा 7 years old, 6-7 साल का होता है। मतलब 6-7 साल में आपने ये प्रॉब्लम, आपको तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगेगा फिर तो, जाहिर है। और लड़कियों के लिए तो खासतौर से बड़ा टेंशन सा हो जाता है। क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। पेरेंट्स के अलावा जो आपके रिलेटिव्स होते हैं या आसपास वाले लोग होते हैं, है ना, तो मेरे को लगता है इंडियन सोसाइटी में गर्ल्स के ऊपर गुड लुकिंग होना बहुत बड़ा प्रेशर है। गोरे नहीं हो तो वो आपको बोलेंगे, मोटी हो रही हो तो उस पर बोलेंगे, तो उस पर बोलेंगे। अच्छा, पता नहीं है लड़कों के लिए सब नहीं है कुछ भी। लड़कों के लिए नहीं, वो जैसा भी तो लड़का है बस काफी है ना, वो लड़का वर्ड ही काफी है उसके साथ अटैच होना। तो बट मेरे को लगता है कि इसीलिए मुझे लगता है कि शायद पापा ने मुझे कभी बेटी बोला ही नहीं, बेटा बोल के बुलाते थे। ऐसा ज्यादातर ट्रेंड ऐसे है वैसे। तो बेटे की तरह ही उन्होंने रखा भी मुझे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई काम है जो मुझे नहीं आता होगा। बाइक चलाने से लेके, कार चलाने से लेके, हॉर्स राइडिंग से लेके, गन चलाने से लेके, बैंक के काम से लेकर के, ऐसी कोई चीज नहीं है जो उन्होंने मुझे नहीं सिखाई है, जिसमें मैं निपुण नहीं। जी, अच्छा, अरे वाह।
और दूसरी तरफ से मम्मा क्योंकि हॉबीज में बहुत निपुण थी, तो आई एम वेरी गुड स्केचर, स्केचिंग बहुत ब्यूटीफुल करती हूँ मैं कथक में विशारद हूँ। अच्छा। सितार सीखा है, क्लासिकल सिंगिंग सीखी है 7 years। कुछ उसी की कुछ यादें बताइए कुछ जरा सा, कैसे कैसे चले आप? फिर क्या हुआ, जो हमारे स्कूल में टीचर आए थे उनके पापा ने बिरजू महाराज जी से सीखा। अच्छा, बिरजू महाराज। अच्छा। तो वैष्णव सर को मम्मा ने फिर ये बोला कि मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि इसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मम्मा का भी बहुत इंटरेस्ट था कि आप इसको घर में सिखाएं। तो अपार्ट फ्रॉम वो जो फ्रेंड्स वाला टाइम था जहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम होती थी, उन्होंने उसको टोटली डाइवर्ट करके मेरे को हॉबीज में डाल दिया। तो मैं अपना 100% कथक में देने लगी। और मुझे याद है कि वैष्णव सर जब सिखाने आते थे और मैं बोलती थी अब मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, आज नहीं सीखूंगी, क्योंकि उनके साथ मैं बहुत नटखट थी। तो मुझे बोलते थे ये भी एक विद्या है और इसमें भी आपको रियाज जरूरी है, कोई छुट्टी नहीं है और कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। और मुझे याद है कि तत्कार जब हम किया करते थे तो मेरे को बोलते थे नीचे धम धम की आवाज आनी चाहिए, नीचे धम, नहीं तो तुम कर नहीं रही हो। नहीं तो कर रही हो। तो और उस टाइम पे वो नए नए गाने आए थे, वो हे माका रेना। अच्छा, हे माका रेना। हाँ, तो आप मुझे रोज ताथे थई तक सिखाते रहते हैं, आते तो मुझे वो सीखना है, वो सीख रहा है। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर ये आ गया ना तो लाइफ में बैलेंस, पॉइस, आपको ये पता चल जाएगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्यूटीफुल क्या है और वल्गर क्या है। ये सीख जाओगी तो बेस क्लियर हो जाएगा। कोई डांस ऐसा नहीं है जो तुम नहीं कर पाओगे। सही बात है। उसके बाद वो मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने परफॉर्म किया है, कथक विशारद किए, एग्जाम्स दिए हैं पूरे अपने कथक के। ये सब पढ़ाई के दौरान चल रहा था? जी साइडवेज। इस वक्त आपका वेट कम हो रहा था क्या? कुछ नहीं, आई वॉज गेनिंग वेट। अच्छा, आई वॉज गेनिंग वेट। मैं टिल MBBS भी बहुत फैट रही हूँ। तो मतलब तो फिर आपको वो कन्फ्लिक्ट चल रहा था इसका इस बीच में? हाँ, बट जैसे जैसे मुझे लगता है ना आप बड़े होते जाते हैं तो आप अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं। एक छोटा बच्चा जो एक सहम जाता है तो उन सब चीजों से बाहर निकलना चालू करते हैं। हाँ, और ऑल्सो जो मेरे टीचर्स मुझे मिले जो मुझे पढ़ाने आया करते थे, थॉमस सर, टाइटस थॉमस सर आज भी हैं, और डोरिना मैम, तो वो हमेशा मुझे ये बोलते थे जितनी फ्लुएंट इंग्लिश तुम बोलती हो कोई नहीं बोल सकता, यू वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू आर सो गुड इन स्टडी। तो वो वहां से मुझे एनकरेजमेंट मिलता चला गया। तो मुझे लगता है कि जब आपका डबल ट्रैक ट्रिपल ट्रैक माइंड नहीं होता ना, वो घोड़े को लगाते थे ना एक डायरेक्शन में चलता है। हाँ, तो मुझे लगा कि मेरे को शायद ब्लेसिंग कम डिस्गाइज बोल सकते हैं। ये सब होना मेरे लिए ब्लेसिंग हो गई, क्योंकि मेरा एक ही तरफ फोकस हो गया। तो मैंने उसके अंदर इतना महारत हासिल करी कि मुझे लगता है कि उस लेवल तक उस बच्चा। ये भी कितना मतलब कि बड़ा अच्छा है कि आप एक तरफ जो है वो डांस की तरफ फोकस भी थे और पढ़ाई में भी चल रहा था। पढ़ाई में भी चल रही थी। फिर जैसे ही मैं DPS में गई तो वहां पे आलोक सर आए, जो आज अभी दुबई में वेरी फेमस म्यूजिकल टीचर ही इज राइट नाउ। वो अभी भी मेरे साथ टच में है। उन्होंने मुझे क्लासिकल सिंगिंग सिखाई। अच्छा, तो आपने क्लासिकल सिंगिंग सीखी। फिर वहां पे एक मुखर्जी मैम हुआ करती थी स्कूल में, उनकी बेटी बहुत अच्छा गाती थी। तो आप गा सकती हैं? तो हाँ, बिल्कुल गा सकते हैं। तो कुछ अगर आप गा सकें तो सुनाइए जरा, हम लोग भी सुनना चाहें, हमारे दर्शक भी सुने थोड़ा। मैं इस वाक्या को कंप्लीट करके आपको सुनाती हूँ। कंप्लीट कर। तो मुखर्जी मैम को उनकी बेटी, हाउसेज होते हैं आपको स्कूल में, आपके भी रहे होंगे, है ना, हाउस में डिविजन होते हैं। तो मुझे उनकी बेटी के ऊपर सिलेक्ट किया गया, वो भी म्यूजिक टीचर थी। अच्छा। तो ये बात का उनको बहुत हाँ धक्का लगा और मैं आलोक सर के थ्रू सिलेक्ट हुई। तो जब मैं स्टेज पे गाने के लिए गई तो आप ये सोचें, एक तो फ्रेंड्स नहीं, फिर ऑलरेडी आप में कॉन्फिडेंस कम। जैसे ही मैंने गाना चालू किया उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं बजाए। अरे, और उन्होंने ये बोला कि आप तो लय ताल के बाहर थी, बजाते कैसे बताइए। आई कंप्लीटेड माई सॉन्ग बट देन अगेन इन द बस शी ह्यूमिलिएटेड मी वेरी बैडली। इट लीड मी टू मोर डाउनफॉल। फिर मुझे याद है कि नेक्स्ट डे हमारे स्कूल में फेयर था। अब बताइए, टीचर होकर इस तरह से करना। हाँ, टीचर होके इस तरह से उन्होंने बिहेव किया। तो बट पापा ने फेयर में जब हम लोग गए तो मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पापा इसी बात के लिए कि उनकी बेटी हाउस पे नहीं मिला, उसको नहीं मिला। तो जब हम वहां गए तो वहां फेयर के अंदर सम गेम्स चल रहे थे
और वहां मेरे पापा ने उनको बोला कि इस गेम के अंदर मेरे को आपकी बेटी से नहीं, मेरी बेटी का कंपटीशन आपसे है, यहाँ करेंगे। अच्छा। और फिर उन्होंने बोला कि आप एक टीचर हैं, आपको बराबर का सबको ये देना चाहिए था, और आपने अपनी बेटी के लिए एक बच्चे का मोरल पूरा डाउन कर दिया। तो देन शी फेल्ट वेरी बैड। उसके बाद तो फिर हमारे बहुत फैमिली टर्म्स पे वो हो गई। उन्होंने पापा से माफी मांगी। तो ये चीज मुझे मन में बहुत अच्छी लगती थी, माफ करना। किनमें? मेरे पापा में। पापा में ना, वही ये नहीं कि उन्होंने उस चीज को पकड़ लिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं अब इस लेडी को माफ नहीं करूंगा या तो देख लूंगा या कुछ है। और मेरे को हमेशा बोलते थे कि जो हम अपनी जर्नी से आते हैं ना बेटा, उसके शूज में वो कौन सी जर्नी से निकल के आया जिसकी वजह से वो बिहेव कर रहा है इस तरह से, उसको समझना जरूरी है। उस टाइम पे उसके लिए जजमेंट पास मत करो, बट हाँ उसकी मिस्टेक रियलाइज कराना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि माफ करना जो है ना वो बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि वो भी रिलैक्स हो जाता है और उससे भी ज्यादा रिलैक्स आप होंगे, आप होते हैं, है ना। और इसका एक स्टेटमेंट है जो मेरे पापा ने मुझे बोला था कि अगर किसी के लिए कुछ फील करते हो तो बोल दो। हाँ, बोल दो। और वो छोटी थी, नहीं बोलोगी ना तो कैंसर हो जाए। एग्जैक्टली। फ्रंट स्पीकिंग हूँ मैं, मुंह पे बोल देती हूँ, तो कई बार लोगों को उससे सेटबैक हो जाता है, बुरा लगता है कि मुंह पे बोल गई। जी। तो पर मुझे लगता है कि बोल देना चाहिए। मैं अंदर मलाइन फीलिंग्स रखूं, ऊपर अच्छी बनूं, ये मैं कर ही नहीं पाती हूँ, मेरे में है ही नहीं, क्योंकि शायद मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई। चलिए, अब आपने बोल लिया तो हमारा ख्याल लाइटर फील कर रहे हो, तो अब लाइटर नोट पे आप कुछ सुना दीजिए। देयर इज अ वेरी ओल्ड सॉन्ग, बहुत फेमस सॉन्ग है। मैं कई बार अपने हस्बैंड को डेडिकेट करती हूँ ये गाना। तो मैं वही सुनाती हूँ आपको। हालांकि आज मेरा गला ठीक नहीं है, बट फिर भी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते। स्कूल का सबसे फेवरेट थिंग क्या था आपका? स्कूल का फेवरेट थिंग पेंटिंग क्लास एंड म्यूजिक क्लास एंड साइंस। आई वॉज पैशनेटेड अबाउट साइंस। साइंस का मतलब क्या खास पसंद था उसमें? मेरे को बहुत क्वेश्चंस इरप्ट होते थे। हाँ, मतलब ये हुआ तो क्यों हुआ ये। हाँ, और जो है ना कि बहुत अच्छा है। हाँ, और लेटर स्टेजेस में जब मैं MBBS करते करते वो गूगल आ गया था, तब तक तो इंटरनेट वॉज देयर, तो मुझे लोग गूगल अरोड़ा बुलाते थे। ये तो पूरा दिन गूगल करती है, इसको हर चीज के आंसर होते हैं। गूगल कर करके आई केप्ट रीडिंग। तो अभी भी मैं कई बार डॉक्टर होकर के कई बार मैं लेक्चर्स लेने जाती हूँ स्कूल्स में। बहुत जगह मैंने अलीगढ़ आने के बाद तो इन्यूमरस लेक्चर्स लिए। तो मैं वहां बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा इंटरनेट बुरा नहीं है। जो पेरेंट्स बोलते हैं ना बच्चे पूरा दिन फोन पे लगे रहते हैं, आपका चैनलाइजिंग ऑफ एनर्जी रॉन्ग है। मतलब उस टाइम इंटरनेट नहीं होता तो मैं नॉलेज कहाँ से गेन करती। मेरी तो फैमिली में कोई डॉक्टर ही नहीं था। कैसे फॉर्म भरने, क्या एग्जाम देने, क्या पढ़ना है, मैंने तो सब वहीं से निकाला, उसी से पता चला। हाँ, मैंने बोला आपका चैनलाइजिंग एनर्जी है, क्योंकि आप पूरा दिन भर रील्स एंड ये सब चीजें देखते रहते हैं। आप पैम्पर्ड चाइल्ड हैं तो जाहिर है आपका निकनेम भी होगा। निकनेम बहुत सारे हैं मेरे। बहुत सारे निकनेम? बहुत सारे। कितने सारे निकनेम है? पूजा वैसे तो पूजी। अच्छा। हाँ, तो ऐसे बिगाड़े हुए भी बहुत नाम है। मोटी, क्योंकि मैं मोटी थी तो मुझे मोटा बोला करते थे। अच्छा, मोटी तो वैसे भी कॉमनली लोग बोलते हैं, तो जरा सा बल्कि हो जाते मोटी बोलने लग जाते हैं लोग। वो मोटी तो प्यार से लोग बोलते हैं। लेकिन पूजा, जैसे आपका नाम तो पुण्यता है। हाँ, पूजा मेरा घर का नाम है। कैसे? क्योंकि वो उस टाइम पे पूजा नाम बहुत फेमस था, और फिर मेरी जो सिस्टर हुई तब फिर वो नेहा, तो वो पूजा नेहा मुझे लगता है पूरी कम्युनिटी बन सकती है, ऐसे नाम रखे हैं मम्मी ने। अच्छा। और उसके बाद जो मतलब ऑफिशियल नेम रखा है वो इतना सेपरेट है कि मैंने पुनीता नाम के लोग गिनती के 1-2 ही देखे। पुण्यता तो हम जानते हैं, लेकिन पुनीता नहीं। पुनीता बहुत रेयर है। एक AFMC के डॉक्टर हैं, उनका नाम देखा है। और पुनीता भी मेरा नाम जो पड़ा वो मेरी टीचर की वजह से पढ़ा। अच्छा। मम्मी ने मेरा नाम पुनीत रखा था। अच्छा, पुनीत, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर पुनीत का मतलब होता है पवित्र। 3 टाइम पवित्र। तो ब्यूटीफुल सोल बोलते हैं पुनीत। स्कूल में ये पुनीत है या पुनीत है?
PUNEET, पुनीत रखा था। एक और लड़का हुआ करता था, नाम पुनीत था, और अच्छा दोस्त था बचपन में, क्योंकि नर्सरी में, LKG UKG में फर्स्ट तक तो मैं बहुत ही क्यूट, वेरी फेयर, बार्बी डॉल बुलाते थे, इतनी सुंदर थी। थायराइड होने के बाद गड़बड़ हो गया मम्मी। आप थायराइड से पहले थी और अब थायराइड के बाद भी अब वैसी हो गई हैं, है ना? तो वो लड़का क्या करता था, मैं एब्सेंट होती थी तो मेरा फ्रेंड मेरी प्रेजेंट लगवा देता था। अरे वाह। पुनीत बोलते थे, यस मैम, पुनीत यस मैम, तो मैम ने मेरे को पुनीता कर दिया। तो उस वक्त के चाइल्डहुड जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं या बच्चों को जो देखा और आज बच्चों को जो देखते हैं, क्या फर्क महसूस करती हैं? लॉट ऑफ डिफरेंस। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और अपने टाइम से ज्यादा मैच्योर है। हाँ, और मुझे लगता है जो हम लोग उस टाइम पे वो गिल्ली डंडा और ऊपर छत पे सोना, फैमिली का सबका इकट्ठा होना, कजिन्स का आना, भुआओं लोगों का बैठना, साथ में पत्ते खेलना, गप्पे मारना, खाना साथ में बनना, वो तो बच्चे अब इंजॉय ही नहीं कर पाते। आउटडोर एक्टिविटीज तो जीरो हो गई। तारे देख नहीं पाते, नहीं देख पाते। सुराई से पानी पीना, वेट करते थे हम इन सब चीजों का। हाँ, कि छत पे वो मच्छरदानी लगाई जाती थी और सब साथ में सोते थे ऊपर जा करके। तो वो डेज तो ब्यूटीफुल थे। गर्मी के मौसम में छत पे सोना और आसमान की तरफ देख करके वो सारे डिजाइन बनाते रहना, डिजाइन बनाना। और फिर वो 5-5 रुपए की पॉकेट मनी मिलती थी, जिससे कि आप जाकर के वो बर्फ के गोले खाते थे। और उस टाइम पे वो अनारदाने की गोली, ऑरेंज गोलियां आया करती थी। तो वो तो टाइम अब तो ये सब कोई खाना ही नहीं चाहेगा। नहीं, अब तो आजकल आई थिंक पेरेंट्स खुद ही। किसी बच्चे को आप छत पर अभी सुला दीजिए और आसमान को दिखाइए तो उनको बिल्कुल देखने का दिल नहीं करेगा। नहीं, देखने का दिल नहीं, दूसरे दिन ही बीमार हो जाएंगे। इम्यूनिटी इतनी वीक है। और कुछ भी चीज बाहर की खिलाने के लिए पेरेंट्स बोलते हैं ये तो अनहाइजीनिक है, नहीं खिलानी है। हाँ, ये अनहाइजीनिक है, जबकि ऐसा था नहीं था, है ना? और हमारी इम्यूनिटी आई थिंक इसलिए स्ट्रांग होती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करते थे। हम मिट्टी में खेला करते थे, घर बनाया करते थे मिट्टी के अंदर। हम लोग तो, हमें याद है कि जैसे पहले तो स्कूल तो रिक्शा वाला ले जाता, तो बंद वाला रिक्शा, फिर उसके बाद थोड़े बड़े हो गए तो फिर जाने लगे। तो सपोज 4 बजे क्लास खत्म हो गई, स्कूल से छुट्टी हुई, तो घर पहुंचते पहुंचते 6 बजता था, क्योंकि रास्ते में जितनी चीजें मिलती थी सबसे खेलते आते थे जी। अच्छा, एक रास्ते में कोई प्लेन सा मिल गया स्लोप वाला, तो उस पर अब फिसलना शुरू कर दिया। अब फिसलते वक्त कब पैंट पीछे गायब हो गया आपको पता भी नहीं चला। जब थोड़ी ठंडा महसूस हुआ तब लगा कुछ गायब है पीछे, है ना? बचपन में एनिमल्स से कितना खेलते थे हम लोग। अब लोग एनिमल्स, छोटा पिल्ला मिल गया तो उसे लाकर बैठे हुए हैं, उसे पाल कर उसे बैठे। वो मुझे याद है, एक बार मैं छोटी सी थी और तब हर चीज क्यूट लगती थी। छोटा पिग का बेबी, वो मुझे इतना क्यूट लगा, घर ले आई थी उठा कर, मैं इसे पालूंगी। और फिर एनिमल्स से मुझे बहुत प्यार था। मेरे पास डॉग रहे, रैबिट्स रहे, और वो छोटे चूजे होते हैं उनको भी मैंने पाला है। टर्टल्स रहे हैं मेरे पास। तो पापा मेरे को बोलते हैं एक जू बनाएंगे हम तुम्हारे लिए। घोड़ा पालना चाहती थी मैं, आज भी ड्रीम है मेरा एक घोड़ा पालने का। तो आप तो राइडिंग तो करती हैं? राइडिंग करती। कहाँ सीखा आपने राइडिंग? ये मैं 9th में जब हॉस्टल गई उसके बाद, तो वहाँ पे, क्योंकि वो मोदी इंटरनेशनल स्कूल था, तो वहाँ पे देन आए। हाँ, मैं ये चीजें अवेलेबल होंगी वहाँ पे। फैमिली हिस्ट्री कुछ बताना चाहेंगे? फैमिली हिस्ट्री ये है कि दादाजी और नाना, ये लोग सभी लोग। दादाजी के पहले जो दादाजी के पिताजी का नाम याद है आपको? नहीं याद है। किसी ने नहीं बताया अब तक? नहीं, हमें भी नहीं मालूम है। तो ये लोग सब पहले वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे रहा करते थे। जब वो पार्टीशन हुआ तो तब दे शिफ्टेड टू राजस्थान। तो मेरे को कई बार लोग पूछते भी, तुम पंजाबी राजस्थान में कैसे रहती हो? तो मतलब वो पार्टीशन के टाइम पे ये लोग शिफ्ट हुए थे। फिर MBBS कैसे आपने किया? आप तो महाराष्ट्र से MBBS किया आपने? हाँ, वो तो बाद में। पहले तो मैं हॉस्टल थी 9, 10, 11, 12 मोदी इंटरनेशनल में। फिर वहाँ वो मेरा स्कूल चेंज हो गया। मतलब वो जो स्कूल की बैड मेमोरीज थी, हाँ, वो खत्म हो गई। वहाँ मैं स्ट्रांग बनना चालू हो गई। यही हम जानना चाह रहे थे। हाँ, क्योंकि वहाँ से वो मेरी इंडिपेंडेंट जर्नी चालू हुई। वहाँ मम्मी पापा भी नहीं थे आसपास, और क्योंकि पहले तो मैं मम्मी पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ उनसे बोलना, सब कुछ करना। वहाँ तो सिर्फ एक डायरी थी। अच्छा, DPS में? नहीं, मोदी इंटरनेशनल जयपुर में। मोदी। तो 9th में जब हॉस्टल जाने का पापा ने डिसीजन लिया कि भेजना है, तो पूरी फैमिली ने बहुत अपोज किया। लड़की है, आप बाहर भेज रहे हैं, हाथ से निकल जाएगी, कुछ हो जाएगा, और पढ़ने के लिए बाहर क्या भेजने की जरूरत है, अंत में शादी तो करनी है, तुम पढ़ा लिखा के क्या बना लोगे इसको। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है भाई। तो उस टाइम पे पापा ने, लेकिन ये बातें मेरे तक नहीं आने दी। अच्छा। ये बातें मेरे तक नहीं आई। ये बातें मुझे बहुत बाद में पता चली। और पापा ने मुझे जब छोड़ा तो उस टाइम पे सिर्फ ये बोला, वो मैं आज भी बच्चों को समझाती हूँ, ये 5 उंगली है। मैं तुम्हें राह दिखा सकता हूँ, पैसे खर्च कर सकता हूँ,
उसके बाद तुम्हें यहाँ खड़े होना है या तुम्हें यहाँ खड़े होना है, ये तुम पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ खड़ी होगी तो तुम अपनी जिंदगी बना लोगी, यहाँ खड़ी होगी तो कोई बात नहीं बेटा, प्रेशर कुकर बनने की जरूरत नहीं है, साइंस नहीं करेंगे तो होम साइंस करेंगे। होम साइंस करेंगे। हाँ, और वो ये कहते थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितनी अच्छी बात है। हाँ, तुम डॉक्टर बन रही हो, होम साइंस करेंगे। मिट्टी भी बेचो तो ऐसे राजशाही की तरह बेचो कि तुम्हारे जैसा कोई बेच ना पाए। मेरा भी मानना है, हम तो कहते थे कि अगर हम रिक्शा भी चलाएंगे तो बेहतर तरीके से चलाएंगे, बेहतर तरीके है ना, रॉन्ग साइड नहीं जाने वाले। तो ये चीज उन्होंने बोली कि अपने आप को प्रेशर कुकर नहीं बनाओ और अपनी जिंदगी जी के देखो, एक जर्नी है और वो हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है। मोदी स्कूल जो इंटरनेशनल स्कूल था उसमें आपके चेंजेस आने लगे आपकी लाइफ? जाने के बाद फर्स्ट ईयर तो स्ट्रगल था, क्योंकि मैं पेरेंट्स के बिना, 9th क्लास का भी बच्चा कोई बहुत बड़ा बच्चा नहीं होता है, और तो वहां जाकर के फ्रेंड सर्कल, जब पहले कभी दोस्त बनाने की आदत नहीं रही तो वहां बनाने में बहुत झिझक होती थी। ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी बोलूंगी तो मेरे पे लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स रहा करता था। बट अल्टीमेटली वहाँ दोस्त बहुत अच्छे मिले। कितनी उम्र हो चुकी थी उस वक्त? 9th में थी मैं, 10-12 साल की। हाँ, 10-11 ईयर्स के होंगे, पर दोस्त बहुत अच्छे मिले। अच्छा, वहाँ बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले मुझे वहाँ जाकर के, मतलब वो दोस्त मेरे आज तक है। अच्छा, वेट लूज कर चुकी थी? नहीं, आई वॉज स्टिल फैट, बट लेकिन बहुत ओबेस नहीं थी, क्योंकि वहाँ फिजिकल एक्टिविटी बहुत थी, वहाँ का शेड्यूल बहुत टाइट है, और वो गर्ल्स ही स्कूल है पूरा। अच्छा, गर्ल्स स्कूल ही है। और वहाँ जाकर आप में फिर चेंजेस आए, वो जो आपका जो कॉम्प्लेक्स था वो थोड़ा धीरे धीरे मुझे लगा वहां पे जाकर के मैंने केयर फ्री एटीट्यूड सीखा कि अपने आप से प्यार करना, अपनी स्किन जो भी है उससे प्यार करना। एग्जैक्टली। अब गोरा काला कुछ नहीं होता, मोटा पतला कुछ नहीं होता है। आप अगर अपने आप को स्टाइलिशली ड्रेस करते हो देन यू आर गुड टू गो, और व्हाट मैटर्स इज योर एजुकेशन। बिल्कुल। आपके अंदर की क्वालिटीज सारे डेवलप होके बाहर, क्वालिटीज ही जो है ना वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, है ना। बाकी सारी चीजें तो सब आप जनरेट कर सकते हैं, क्वालिटीज के लिए जो है वो आपको सेल्फ स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाकी चीजें तो आप किसी के थ्रू कर सकते हैं। कहाँ इस स्कूल में दोस्त नहीं थे, और वहाँ 9th-10th करके मैं 11th में कोटा गई थी मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए। पापा ने बोला कोटा से करेंगे 11th बेटा, और 11th करके 12th में सिर्फ दोस्तों की वजह से वापस आई। अच्छा। मोदी पढ़ने के लिए। ना मेरा उनके बिना मन लगता था, ना उनका मेरे बिना मन लगता था। उनको जो कूपन्स मिलते थे हमें वहाँ पे महीने में कॉल करने के लिए 300 सेकेंड्स के लिए, फैमिली के लिए महीने के 3 कूपन दिए जाते थे। वो लोग हॉस्टल वार्डन से एक्स्ट्रा कूपन लेके मुझे कॉल करते थे। अपने पेरेंट्स की जगह मुझे कोटा कॉल लगाते थे, तुम वापस आ जाओ, तो तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। देन आई रिटर्न बैक टू मोदी इंटरनेशनल 12th में, और मेरे सारे फ्रेंड्स ने कॉमर्स आर्ट्स ली, मैं अकेले साइंस स्टूडेंट थी। और मैं अकेली थी जो प्रिंसिपल से बोल करके उनके साथ रहती थी। वो मेरे को बोलती थी पढ़ाई वीक हो जाएगी, मैं नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगी। मैं कॉमर्स आर्ट्स के हॉस्टल में रही। अच्छा। साइंस वाले स्टूडेंट्स अलग रहते थे और मैं उनके साथ रह के पढ़ती थी। तो अभी भी उनसे कांटेक्ट है? अभी भी उनसे कांटेक्ट। फिर आपका वहाँ मोदी इंटरनेशनल स्कूल? हाँ, मोदी इंटरनेशनल में वो इट वाज अ जैन, उनके ओनर्स थे। अच्छा। वहाँ लहसुन प्याज भी यूज नहीं हुआ करता था, तो बार बाइयों से हम लोग, आपके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया होगा आपके लिए। बाई जी से मंगवाते थे बाहर से। तो वो एक बहुत अच्छा, मेरे को लगा एक फैमिली बनती है आपकी वहाँ पे। अपने कपड़ों को खुद मैनेज करना, खुद बेडशीट्स बिछाना, अपना खुद टेक केयर करना, खाने पीने का ध्यान रखना, दोस्तों के साथ बैठ के, मेरे को आज भी याद है हम लोग वहाँ पे वो कच्ची मैगी बना करके खाना, भुजिया सॉस प्याज बना करके खाना, वो डेज नहीं भूलते। वो बहुत ब्यूटीफुल डेज थे, वो मेमोरीज ही अलग थी। +2 आपने वहाँ से किया? +2 मैंने वहाँ से किया। उसके बाद फिर MBBS और +2 मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी +2 के टाइम पे। मैं इससे मतलब 6 मंथ्स का करने के बाद कैल्शियम डेफिशिएंसी थायराइड की वजह से होने की वजह से मुझे टिटनी हुआ। अच्छा। टिटनी इज अ वेरी रेयर डिजीज। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से नसें खिंचती हैं, तो कभी भी स्ट्रेस होता था तो पैर खिंचता था। तो पापा वापस ले आए कि कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब लीव लेकर के। और प्रिंसिपल बहुत सपोर्टिव थी, वो वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती थी। मुझे उनका आज भी वो लाइंस याद है। वो कहती थी नजर नजर में उतरना कमाल नहीं, नफस नफस में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। एंड वो मैं आज तक वो लाइंस मेरे जहन में हैं। सस्टेन करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने मुझे बोला
कि पढ़ के 15 दिन में भी एग्जाम दिया जा सकता है, तबीयत ठीक करके वापस आओगी और इसी ईयर में एग्जाम दोगी। और जितना हमने तुम्हें रिफाइन किया है, क्योंकि उनको मेरा बैकग्राउंड पापा ने बताया था, तो वो चाहती नहीं थी कि मैं लेट डाउन हूँ। तो रेनू सहगल मैम, और उन्होंने बहुत मेरे को मोटिवेशनली बूस्ट किया। और जब मैं लास्ट 1 महीना रह गया था, बोर्ड एग्जाम्स, 12th के बोर्ड तो बहुत मायने रखते हैं, और उन्होंने अलग से टीचर्स लगा करके मुझे हॉस्टल में इवनिंग क्लासेस करा के कोर्स कंप्लीट कराया। और जब मैं अपना एग्जाम दे रही थी, मुझे नहीं लगता कभी प्रिंसिपल आती देखने के लिए, सिर्फ ये देखने आई थी कि मैं लिख रही हूँ कि नहीं लिख रही हूँ। देखिए, हम सोच रहे थे अभी कि देखिए एक छोटा सा प्रॉब्लम बचपन में हो गया आपको, है ना, और वो कितने वक्त तक आपके साथ रहा, हर चीज में उसका इम्पैक्ट हर वक्त रहा, है ना, हर वक्त। कितना अजीब है ना। और ये क्यों है भाई? ये तो डिजीज है ना, ये तो नेचर ने दिया है। तो इसका इम्पैक्ट ऐसा कैसे सोशल इसमें कैसे होना चाहिए? ये सिर्फ सोसाइटी की वजह से है, सोसाइटी पीयर प्रेशर है। हाँ, ये सोसाइटी का प्रेशर। हाँ, आप एक दूसरे से कंपेयर करना, मेरे को लगता है कंपेयर क्यों करना है? हर बच्चा अलग है ना, इंडिविजुअल है, और वो यूनिक है अपने आप में, वो अपनी क्वालिटीज लेकर के आया। अभी भी मैं कई बार देखती हूँ खुदा ने सबको अपना बेस्ट क्रिएशन दिया है ना। सुप्रीम क्रिएचर है इंसान, गॉड का सुप्रीम क्रिएचर। वो तो उर्दू में वर्ड है अशरफुल मखलूकात, है ना, सारे मखलूक में सबसे अशरफ मतलब जो सुप्रीम मखलूक मतलब क्रिएचर, ठीक है ना। तो वो सबसे बेहतर क्रिएचर इंसान को बनाया गया है। और उसको बताइए मोटे हो जाने से और एक बीमारी हो जाने से और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हम ले आते हैं, है ना, सोसाइटी लाती है। अगर सोसाइटी ने आपके साथ अगर ऐसा ना कुछ कहा होता, ना कुछ किया होता, तो आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रही होती, आपके जहन में बिल्कुल नहीं आता, है ना, नहीं आता। तो यही सब फॉरेन कंट्रीज में ये सब नहीं है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए वो इंफीरियर महसूस ही नहीं करता। वो जैसे हैं उसी, आप देखते हैं हाफ पैंट पहन कर घूमे चल रहे हैं, उन्हें टेंशन नहीं है। हम लोग तो कपड़ों पर भी जज करते हैं लोगों को, बिल्कुल, कपड़ों से जज करते हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को, तुम्हारी बेटी ये करती है, मेरी बेटी ये नहीं करती है, तुम ये क्यों नहीं करती हो, बच्चों को प्रेशर डालना, तो ये चीज अच्छी नहीं है। तो बच्चे को अपने आप में ग्रो करने देना चाहिए। आज मैं डॉक्टर हूँ तो मैं मेरे को ये कभी प्रेशर नहीं है कि मेरी बेटी डॉक्टर ही बननी चाहिए। जी। तो वो जो भी बनना चाहे लाइफ में, जो करना चाहे, फ्रीडम होना चाहिए, है ना। अगर आप ऐसे ही दूसरे की बातों में आकर के अपनी जिंदगी को उस डायरेक्शन में ले जाने लगे, तो हमेशा आपको एक खलिश से बनी रहेगी। जी बिल्कुल, ना, तो वो खलिश जो है वो पूरी जिंदगी परेशान करता रहता है, और किसी न किसी तरह से फिर आप उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश भी करते रहते हैं, है ना, ऐसा भी होता रहता है। बट जो बॉन्ड पापा मम्मी ने मुझे बचपन में दिया, वो ही मुझे स्टेबल करने में काम आया। 9th and 11th मैं वहां पे क्रिएटिव हेड बनी, और डांस मैंने वहां पे कोरियोग्राफ किए, और अपने पूरे मतलब कंपाउंड को एक हेड की तरह लीड किया। बैडमिंटन की डिस्ट्रिक्ट प्लेयर रही, ट्रॉटिंग कैंट्री तक मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी। तो फिर वो ये जर्नी वहां से, अब पहले कभी तब सोचते थे ना, जब उस पैरों में होते हैं तब लगता है कितना डिफिकल्ट है, मेरे साथ ही ऐसा भगवान क्यों कर रहा है। अब लगता है वो ब्लेसिंग थी, है ना। अगर वो नहीं होता तो आप शायद तो मैं आज मल्टी टैलेंटेड नहीं होती, इतना फोकस नहीं होती। जो आपने बताया ना घोड़े वाला जो मामला हो गया, वो तो बिल्कुल वो फोकस हो जाता है। 12th फर्स्ट गो में मेरा ब्यूटीफुल मार्क्स के साथ आई क्लियर्ड 85% मार्क्स, 85, जबकि मैं हाफ ऑफ द टाइम बीमार रही उस टाइम पे। और मुझे आज भी याद है, मैं अपने पेपर दे रही होती थी और वो दोस्त थे, करके आई है ना, कैसा करके आई है, टेंशन में। हाँ, और वो जाने से पहले मेरे दोस्त मुझे दही चीनी खिलाते थे। अच्छा। और उनके अपने बोर्ड एग्जाम्स। तो मुझे लगता है कि मतलब वो जो मुझे वो जो प्यार मिला, जी। उसकी अहमियत फिर आपको समझ में आती है, क्योंकि जो चीज नहीं मिली होती है, जब वो मिलती है तो वो मेरे लिए फैमिली बन गए। इसलिए तो वो बॉन्डिंग अभी तक चल रही है। +2 के बाद +2 के बाद फिर मेरे को जब PMT फाइट करना था, तो फिर वापस फैमिली ने बोला। महाराष्ट्र में कहाँ से किया? लोनी, शिरडी के बहुत पास में है लोनी। हमें लगा FMC कॉलेज पुणे से किया। नहीं, लोनी इज अ गवर्नमेंट कॉलेज, एंड विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज है वो, और वन ऑफ द वेरी वेरी रिनाउंड कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र। 2nd नंबर पे स्टैंड करता है वो पूरे महाराष्ट्र। PMT क्वालिफाई किया, वहां चले? PMT क्वालिफाई करने के लिए भी तब मुझे मना कर दिया गया। जो पापा के बेस्ट फ्रेंड थे वो डॉक्टर थे, तो वो मेरे लिए हमेशा एक मोटिवेशन रहे कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे 12th इतनी तबीयत खराब रही है, और अब इसको क्यों इतने प्रेशर में पढ़ाई में डाल रहे हो, फिर ये नहीं झेल पाई पढ़ाई का प्रेशर, तो फिर दिक्कत होगी, मत इसको गुरमीत जी मत करिए, आप ये काम क्यों करना चाह रहे हैं।
तो फिर उनका डायलॉग मुझे आता है, मम्मी पापा ने बोला ये हमारी लंबी रेस का घोड़ा है। फिर घोड़े ने दौड़ लगा दी। बोले फाइट तो करने दो, देखा जाएगा जो होगा। तो पापा मेरे को बोलते थे कि आपके सामने ही बोला था? सामने बोला था और सबके सामने बोला था। और मेरे को बोले कि पैसे दे भी दूंगा ना बेटा, तो देख एक बात को समझ, कभी कोई चीटिंग करके तुमसे ले लेगा वो तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं है। और एक ऐसे दर्जे पे देखना चाहता हूँ कि जहाँ पे तू पेन पेपर लेके भी बैठे ना तो लोगों की सेवा करते हुए अपनी जिंदगी लीड कर ले। और फिर उन्होंने मतलब ये मेरे को लगता है वो स्टेप बाय स्टेप जो गाइडेंस मुझे मिली। और पेरेंट्स का रहा, हर तरह से सपोर्ट, हर जगह। आप देखिए बचपन से जिस तरह के आपका वो चल रहा था उसमें उन्होंने ना सपोर्ट किया होता तो देखिए मतलब कि कितना मतलब उन्होंने सपोर्ट किया आपको। डायरी लिखने के लिए कहा, पॉजिटिव गॉड को खत लिखने के लिए कहा, ये सब बातें मतलब आप सोचिए कि इतने सारे इनोवेटिव आइडियाज भी उनके दिमाग में आ रहे थे। हाँ, दे वर सर्चिंग, जबकि तब उस टाइम इंटरनेट कनेक्टिविटी मोबाइल्स तो मैं जब 11th में आई तब आए थे, तब मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे। वो आपके लिए हर वक्त सोच रहे थे कि कैसे इनको जो है वो एक सही डायरेक्शन में ले जाए। मुझे रोज इवनिंग में कार में चक्कर कटाने लेके जाते थे, घुमाने के लिए। हाँ, और वो गाना सुनाते थे, ये जीवन है। अच्छा, इस जीवन का यही है रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ। तो और वो हमेशा बोलते थे आती जाती रहती है ना, आप तो परमानेंट कुछ नहीं। आप तो गाती हैं तो उसे गाकर सुनाने में बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, क्योंकि बहुत इमोशनल मेरे लिए है। और पापा के जाने के बाद मैं अभी रो दूंगी वरना, क्योंकि वो मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ लाइफ में। मुझे लगा कि वो मैं पूरा शैटर हो गई जब पापा गए। तो हैप्पीएस्ट मेमोरी? उसके बाद सब हैप्पी ही मेमोरीज थी। हैप्पीएस्ट जब मेरा एमबीबीएस सिलेक्शन हुआ, यही हो सकता है। और शादी से पहले तक, हाँ जी, शादी से पहले तक अनएक्सपेक्टेड फर्स्ट अटेम्प्ट में पीएमटी क्लियर होना और मेरिट की सीट लेके गवर्नमेंट महाराष्ट्र के अंदर कॉलेज मिलकर के पढ़ने जाना। और आई सॉ माई फादर क्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, खुशी की आंसू। और वो उन्होंने मुझे ये बोला था कि शैंपेन तो मैं खोलूंगा। अरे शैंपेन खोल दिया। सरदारी तो पंजाबी तो यू नो, हाँ, शैंपेन तो खोल नहीं था। हाँ, तो पापा ने बोला शैंपेन तो मैं खोलूंगा। और फिर उन्होंने अंकल को, कुठारी अंकल को बोला। बिल्कुल टिपिकल सरदार थे ना। हाँ, टिपिकल, यस यस, गोइंग टू गुरुद्वारा। एंड मैं सेकंड क्लास में, वहाँ नाथद्वारा जी बहुत पास में है। राजस्थान में ठाकुर जी को, कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल जी लेकर के आई थी, उनकी सेवा करती थी। और मेरा इंक्लिनेशन गुरुद्वारे तो था ही, क्योंकि मैं शब्द वगैरह बोलती थी, आवाज अच्छी थी, बट कृष्णा की तरफ बहुत रहा। मे बी शायद क्योंकि कल्चर हमारे राजस्थान में था, तो उन्होंने कभी स्टॉप नहीं किया कि हम सिख हैं, नहीं, मूर्ति पूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दादी बोलती थी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। पापा ने मेरे को बोला सब एक है। हाँ बिल्कुल, वो तो देखिए दीज आर डिफरेंट वेज, या सब एक है। अगर वो किसी भी तरह से उनसे जुड़ी हुई है तो उसका कभी डाउनफॉल नहीं होगा। तो वो जिस भी रूप में प्यार करना चाहती है बस करे। वो तो सिंबॉलिक है सब कुछ है ना। तो पापा ने वो इक्वालिटी भी सिखाई। एक्चुअली आपके सारे लाइफ को ग्रूम करने में जो है वो मेन रोल जो है वो मेरे मदर फादर का, मेरे मदर फादर का। और पापा कमांड देते थे, पर पीछे से सिखाने वाली मेरी मदर थी। मैं पापा की एजुकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी मेरी मदर की थी। तो बैकफुट में मम्मा हुआ करते थे। उन्होंने तो ख्वाब ही देखा था आपको एमबीबीएस कराने का, तो जाहिर है फिर तो जी फ्रंट फुट पापा हुआ करते थे। तो वही हमेशा सपोर्ट उनकी तरफ से और थोड़ा दिमाग से जो है वो दोनों ही तरफ से, हाँ, दोनों ही मेरे लिए हमेशा ही खड़े रहे। तो एमबीबीएस के दौरान फिर क्या कर रहा? एमबीबीएस के दौरान मेरा एमबीबीएस का जर्नी अच्छा रहा, क्योंकि आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट ड्यूरिंग एजुकेशन। वहां भी फ्रेंड्स खूब बने और मेरी रूममेट के साथ मेरी बॉन्डिंग आज तक भी है। वो यूएस में डॉक्टर है और उसके हस्बैंड भी यूएस में ही डॉक्टर हैं। तो हम आज भी फोन पे बात करते हैं। अच्छा, आप एमबीबीएस करते रहे, इंटर्नशिप भी कर लिया है ना, जिंदगी में कोई आया नहीं? आया। एमबीबीएस के थर्ड ईयर में गया। फिर क्या मतलब नॉट अ बॉयफ्रेंड। अच्छा, मतलब पापा ने ही रिश्ता ढूंढा था। अच्छा, ऐसा हुआ। तो वो मतलब लगता है वो भी एक ब्लेसिंग थी मेरे को। अगेन मैं तो आज एंड अपरेंटली मैंने आज सुबह ही मैसेज करके पूछा है हाउ आर यू। अच्छा, हाँ ना। तो पापा ने ही रिश्ता ढूंढा था। अच्छा, फिर ही वाज अ सरदार फेलो एंड पापा को मतलब सब लोगों ने बोला कि ठीक है। तब पापा को नहीं आइडिया था कि एमबीबीएस के बाद पीजी करनी है, इंटर्नशिप भी है, ये भी। उनको वो एज के साथ वो अपना देख रहे थे, कोई अच्छा मिल गया तो वो कब करने में कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है. सो दैट वे ऑफ ही वाज थिंकिंग. तो उन्होंने मिलवाया. कोई ऐसे रोका वोका कोई सेरेमनी मेरी नहीं हुई थी, बट हम लोग मिले थे. बट फिर क्या वो बोलते ना, बात करिए, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक है. तो सरदार जी असरदार नहीं हो पाए? सरदार जी पे हम ज्यादा असरदार हो गए. अच्छा, आप असरदार हो गए. तो सरदार जी से बात जब हुई तो वो जिन सारी चीजों से मैं स्ट्रांग होकर के निकल आई थी अपने मोटापे को लेकर के, उन्होंने फिर वही पॉइंट मारे. अरे He used to tell me, "You are so fat, you are this, you are that." मैंने बोला, "Why are you talking to me then?" कोई प्रेशर है क्या कि तुम्हें बात करें? तो he was all behind the financial things of my father. अच्छा. So that is the reason he was talking to me. He wanted to get married to me. हाँ, क्योंकि पापा तब तक फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गए थे. And he kept on pinching. अच्छा, एक बार, दो बार, तीन बार, अब सुनते रहे. पुरानी क्या होता है, पुराने जख्म को जब खुरेदते हैं ज्यादा तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. वो सारी पुरानी मेमोरीज जो आपने बड़े मुश्किल से बहुत मुश्किल से मैंने कोप अप किया था, उस लड़के ने मेरे को वापस उसी जोन में डाल दिया. एंड इट वॉज वर्स्ट. इट वॉज वर्स्ट. और तब तक मुझे कोई एग्जाम्स में दिक्कत नहीं थी. फिर मेरे थर्ड ईयर के एग्जाम्स के अंदर एंजाइटी इन द सेंस मुझे एग्जाम फोबिया हुआ. फिर मैंने पापा को बोला, मैं नहीं फाइट कर सकती एग्जाम्स, मैं दे ही नहीं पाऊंगी. देन माई फादर रियलाइज की मैंने क्या कर दिया इन एमबीबीएस की मैंने क्या कर दिया इसके साथ. और मैंने तब तक उनको, क्योंकि वो मुझे बोलता था कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को कुछ भी बोलोगे उनकी कितनी बदनामी होगी. तो मुझे ये बोलता था कि अगर रिश्ता नहीं हुआ तो सबको पता चलेगा, उनकी बदनामी होगी. तो मैं, और जहां नो फिल्टर जोन था पापा का, मैं बहुत दिनों तक अपने तक ही रखती रही. और मुझे पता था, हो ना तो नहीं दिखती हो, अच्छी तो नहीं दिखती हो, इसमें तुम्हारे पापा भी क्या कर लेंगे. यू आर फैट देन यू आर फैट. नो, अब देखा उन्होंने क्या आपको? तो तब तक मैं, फिर क्या होता ना कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर चुकी थी. मैं तब तक कैसे वो आप ठीक नहीं काम कर रहा था, हमें लगता है. और जबकि उसकी मदर वॉज नो मोर, उसके फादर वॉज नो मोर. वो अकेला ही अपना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, मुझे किसी की आइडेंटिटी, किसी को डिसग्रेस नहीं करना है. तो उन्होंने बहुत ये बोला. फिर जब सब भर गया अंदर तब मैं आई टोल्ड माई फादर एवरीथिंग कि पापा दिस इज हाउ, मेरे को ऐसे बोला, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है और मेरे को वापस से वही सब चीजें मेमोरीज आ रही हैं, ये है वो है. तो अच्छा, उस टाइम पे क्या होता था, अब तो जैसे दीपिका पादुकोण है, सब लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, सब कोई बात नहीं करता था. हाँ, ये अजीब था मामला. और कोई अगर मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता था या आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है तो बोलते थे ये तो पागल है. अरे हमें थोड़े दिन, मुश्किल से 5-7 साल पहले की बात है, डिप्रेशन हमें भी बहुत सीवियर था. तो हमने कॉलेज, मेरे टीचर थे, सीनियर थे, उनको हमने बोला कि हम थोड़ा वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है. अरे यार, ये सब बोलना मत किसी को. हाँ, ये हमें लगा. तो उन्होंने बोला, तो आज तक आपने बोला तो हमें याद आ गया कि ये बोलना नहीं, इससे क्या मतलब भाई. हाँ, है ना. तो वो चीज मुझे, लेकिन वो अगेन आई एम टेलिंग यू, आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है क्या एंजेलिक बाबा जी ने मुझे ब्लेसिंग दी है लाइफ के अंदर. ऐसे पेरेंट्स मेरे लिए खड़े किए, उन्होंने कोठारी अंकल के साथ डील करके ही टुक मी टू अहमदाबाद. मेरे पास घर है. अच्छा. तो पापा ने वहां इन्वेस्ट किया हुआ था. और क्या होता था, महाराष्ट्र से मेरा राजस्थान आना पॉसिबल नहीं होता था, तो मुझे अहमदाबाद बुलाते थे. अच्छा, हम अहमदाबाद घर में रुका करते थे क्योंकि उनको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होता था, मैं इतनी दूर नहीं आ सकती थी. तो मुझे यहाँ बुला करके, तो उन्होंने अहमदाबाद में घर मेरी वजह से लिया था उस टाइम पे. तो उन्होंने डॉक्टर ढूंढ करके मुझे वहां कंसल्ट करवाया. देन ही टुक मी टू द साइकोलॉजिस्ट कि ये सारी चीजें जो भी मैं, आई वेंट थ्रू ऑल दीज थिंग्स, और वो सारा एम्प्टी करवाया. तो अगेन इट वॉज द सोसाइटी प्रेशर. मेरे को ना सब मम्मी बोलती थी, मम्मा ने एक बार बोला किसी को बताना नहीं हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं. तो पापा ने उनको बहुत तेज डांट लगा. बिल्कुल सही बात है. क्यों नहीं बताना, तुम्हारी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है, अगर आज वो नहीं बोलेगी तो कल को किसी और बेटी को प्रॉब्लम हो रही होगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि दिस इज नॉर्मल. बिल्कुल सही बात. साइकियाट्रिस्ट के पास जाना कोई पागल नहीं होता, नॉर्मल है. बिल्कुल है. और हमने ये महसूस किया कि वो लोग जो अपने मेंटल हेल्थ को ज्यादा समझ नहीं पाते, अब वो समझते हैं कि बहुत सारे लोग तो भूत और प्रेत बनाने लग जाते हैं, भूत प्रेत बनाने है ना. और वो अगर उस चक्कर में गए, वही फिर प्रॉपर पागल बन जाता है. प्रॉपर पागल बन जाता है. ठीक है ना. और अगर उसने समझ लिया कि ये कुछ प्रॉब्लम है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, और बहुत ही सिंपल दवाएं हैं, 2-4 दवाएं हैं, उसे खाइए और 10-15 दिन में आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे, है ना. भाई ये क्या है, एंजाइटी या डिप्रेशन क्या है? दिमाग जो है वो छोटी चीज को बहुत बड़ा करके सोचता है.
यस, है ना, एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा बना देता है। आपके पॉजिटिव थॉट्स को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है और आप उसी डायरेक्शन में अनयूज थॉट्स को सोचते चले जाते हैं। हमारे साथ ये सब प्रॉब्लम थे। एक बार हम आपको बताया, बड़ी सिंपल सी बात कि गया मेरा घर है बिहार में, तो हम वहां से आने वाले थे, ट्रेन मेरी आने वाली थी, टाइम हो गया, अब नहाने गए बाथरूम में। अच्छा, बाथरूम में गए तो जो उसका रोशनदान था उस पर हमें दिखा कि धूल लगा हुआ है। अब मेरे दिमाग में बैठ गया धूल क्यों है, और ट्रेन का टाइम हो रहा है और हम समझ भी रहे हैं कि ये मेरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो हमको ये सोचने में मजबूर कर रहा है ना। हम ये भी सोच रहे हैं कि बाहर बैठे लोग इंतजार कर रहे हैं, हम नहाना छोड़ करके धूल साफ कर रहे हैं, धूल साफ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बैठ गया अगर हम धूल साफ नहीं करें तो पूरे रास्ते हम टेंशन में जाएंगे। सोचिए, धूल का होना मेरे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना। आप सोचिए, धूल का होना ऐसे तो अब हम जाते हैं 50 धूल पड़ा हुआ है, हमें क्या लेना देना, क्योंकि अब ठीक हुए हैं, है ना। तो वो हम समझ गए कि इसको, ये मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 2-3 छोटी छोटी दवाएं, अच्छी तरह से नींद आएगी, 2-3 दिनों के बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। अनदर थिंग, फिर जब ये सारी बात हुई, फर्स्ट टाइम एवर मेरे पापा मम्मी ने मुझे सॉरी बोला कि हमने तुमको उस जोन में डाला। छुपाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम। मेरा तो मानना यह है कि भाई जबरदस्ती किसी को तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन अगर किसी से बात हो रही है तो छुपाना नहीं चाहिए, है ना। बड़े से बड़े बातें जो है ना बेहतर होता है, क्योंकि बाद में किसी न किसी तरीके से दूसरों तक वो बात पहुंचती है ना, और वो अडल्ट्रेटेड रहती है फिर। हाँ, यस, एब्सोल्युटली। हाँ, उसमें चेंजेस इतने आ जाएंगे, दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ी। साइकोलॉजिस्ट कई बार सिर्फ काउंसलिंग से भी आपको ठीक कर देता है। वो मुझे ड्राइंग्स बनवाते थे, और क्योंकि छोटी तो थी, हाँ, तो दवाइयां देना उनको ज्यादा ठीक नहीं लगा। ड्राइंग्स बनवाना, एक्टिविटीज देना, मेरे को आज भी याद है, ग्रैटिट्यूड डायरी वापस उन्होंने मेरी चालू कराई कि एवरीडे राइट थैंक्स फॉर 10 थिंग्स इन योर लाइफ। वो मैं आज तक अब अपनी डॉटर को सिखाती हूँ कि तुम ग्रैटिट्यूड लिखो। तो आप भी बता दीजिए आपकी जिंदगी की 5 अच्छी चीजें। एवरी डे आई राइट। और वो मेरी ऐसी हैबिट बन गई थी कि चलते चलते धूप में मैं बोलती थी, ओ भगवान जी, इतनी धूप में चला रहे हो, अगर छांव हो जाती तो थैंक यू, मेरे लिए आपने छांव कर दी। तो कल वो एटीट्यूड में आ गया। तो कल 10 चीजें आपने क्या लिखी? कल 10 चीजें, द ब्लेस्ड हस्बैंड आई हैव इन माई लाइफ, ये तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये तो आप हर रोज लिखती होंगी। यस। और मुझे लगता है कि मेरी जितनी भी सक्सेस मेरी शादी के बाद की है, उसका पूरा क्रेडिट हर्ष को जाता है। वो मेरी, मतलब मैं कोई अचीव करती हूँ तो वो अपने से ज्यादा मेरी चीजों पे प्राउड फील करके खुश होते हैं। नहीं, होना भी चाहिए। एंड ही हैज बीन नॉट ओनली द हस्बैंड बट अ वेरी ब्यूटिफुल फादर एंड अ ह्यूमन बीइंग, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने इतना सहजता, शांत, मैच्योर, इतनी तो मैं भी नहीं हूँ। नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे, जीरो हूँ। हाँ, वो लड़के से बात बंद हुई मेरी। अच्छा, हाँ। और वो लड़के को मैंने बोला कि मैं तो रिबूक से रिबॉक बन जाऊंगी, तो रिबॉक होके भी रिबूक है। मैंने एंड द टाइम विल शो यू। ये नहीं पहनो, ये मत खाओ, ऐसे नहीं बैठो, वैसे मत बैठो, आप ऐसे दिखते हो, वैसे। हु आर यू टू कमेंट ऑन मी? सही बात। लाइक फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना प्यार किया है, आज आप कल के बंदे आए हुए मुझे कैसे बोल सकते हो ये सब, तो है ना। एंड आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग यू। तो मेरे लिए रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है एक रिलेशनशिप के अंदर। वो कभी इंटरवीन होता है तो फिर बहुत हर्ट होता है। तो बोल रहा है तू मेडिकल फील्ड के अंदर है, ढूंढ इसके आंसर्स। अगर एक्ने है तो कैसे ठीक होगा, थायराइड है तो कैसे ठीक होगा। दैट लेड मी, जितना लोग एमबीबीएस की वो जो हमारी कोर्स बुक्स होती थी वो पढ़ते थे, मैं लाइब्रेरी से ला के और बुक्स पढ़ती थी अपने बारे में। मैंने गायनैक, पीसीओडी, थायराइड, स्किन केयर, हेयर ट्रीटमेंट, इतनी सब चीजें पढ़ना चालू करें। मैं बस इतनी इमेंस नॉलेज उस टाइम पे एमबीबीएस में हो गई जो एक उस टाइम के स्टूडेंट में नहीं थी। एंड ऐसा लगता है कभी एक्ने रहा है आपको? हाँ, नहीं। उसके बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट खुद ही किया है। दैट आई एम टेलिंग यू, आई ट्रीटेड माई सेल्फ। और बाय द इंटर्नशिप जहां मैं 80 kgs की थी, आई टर्न टू 52 kg। इमेंस एक्सरसाइज वहां पे जिम में जाके करना, डाइट मॉडिफिकेशन के साथ, एंड अपना एक्ने ट्रीटमेंट, ये वो सब चीज फॉलो करते मैंने अपना पूरी पर्सनालिटी चेंज कर दी। आपने बहुत कुछ चेंज किया है, पूरा चेंज कर दिया, हेड टू टो आई वाज चेंज। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल अपसाइड डाउन वाला मसला है। बिल्कुल। मैंने रोजे भी रखे हैं। अच्छा। मेरी वहाँ फ्रेंड थी तो बिल्किश बेगम। अच्छा। वो अभी उड़ीसा में डॉक्टर हैं। तो उसने मुझे बोला कि वहां तो सब मिलके रखते थे, फिर
अजान सुनते थे, फिर इफ्तियारी साथ हुआ करती थी, यहाँ तो मैं अकेली हूँ। तो मैंने उसको बोला मैं रख लेती हूँ, तुम रखोगी? बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने बोला नहीं रखूंगी, तुम मुझे बताओ कैसे रखना है, सलाइवा भी नहीं लेना होता है अंदर, शी टोल्ड मी। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मैंने उसके साथ पूरे रोजे रखे और हम छत पे जाके, हाँ पूरे रोजे रखे। 30 रोजे? यस कंप्लीट। किस मौसम में? जब आपके रोजे आते हैं उस टाइम पे, MBBS के सेकेंड ईयर की बात है। रोजे का जो मौसम है वो चेंज होता रहता है, 15 डेज का चेंज होता रहता है। पर वो समर था। समर होगा, समर्स थे। क्योंकि मुझे याद है कि फिर हम गर्मी बहुत हुआ करती थी और इवनिंग में हम छत पे अजान का वेट किया करते थे। और वो कई बार मुझे बोलती थी, चौधरी देख के बुरा लग रहा है, मम्मी को बोलो फोन पे अजान सुना दे। मैं नहीं वेट करेंगे। और फिर वो फ्रेंड हुआ करती थी शालिनी, वो बिहार से थी। अच्छा, बिहार। फिर उसको ये पता था दोनों रोजे रख रहे हैं। वो लिट्टी चोखा बनाती थी शाम में। अच्छा, लिट्टी चोखा। हाँ, कि आज तुम्हारे लिए ये बनाएंगे, आज तुम्हारे लिए ये बनाएंगे। तो हमारे मजहब में कहा गया है, कुरान में कहा गया है, लकुम दीनकुम वलकुम दीनकुम। मतलब मेरा दीन का मतलब मजहब मेरे लिए है, आपका मजहब आपके लिए है। बिल्कुल कोई हक नहीं है हमें किसी मजहब को खराब बताने का, बिल्कुल है ना, उसमें नेगेटिविटी ढूंढने का बिल्कुल हक नहीं है, ठीक है ना। और सबका फैसला ऊपर वाला करेगा, है ना। आपको दीज आर डिफरेंट वेज टू रीच देयर, है ना। वो लड़का तो आपने तो रिजेक्ट कर दिया, है ना। आपने बोला कि असरदार आप हो गई। हाँ जी, सरदार जी पे असरदार हो गई आप जी, है ना। तो फिर आप पर असरदार कौन हुए फिर? मेरे पे डॉक्टर हर्ष गर्ग। अच्छा। तो वहां से इंटर्नशिप के बाद मैं पीजी करने के लिए जब जयपुर आई, तो जयपुर के दौरान मेरी मुलाकात हर्ष से हुई। ही वाज मेरे बैचमेट ही थे। वो मेडिसिन में कर रहे थे पीजी, में गायनी में कर रही थी। और तब मैं वहां पे, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे गायनी बहुत मुश्किल से मिला था, पीडियाट्रिक्स मिला था। अच्छा। और एंड डे पे मेरी फ्रेंड को गायनी मतलब पीडिया चाहिए था, मुझे गायनी चाहिए था, एंड वी स्विच द सीट्स, क्योंकि मेरा ड्रीम था गायनेकोलॉजिस्ट बनना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था गायनी करना। तो वहां पे ही वाज इन मेडिसिन। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि ये मुझे लाइक करते हैं, ऑनेस्टली। तो हम सिर्फ हाँ एज अ नॉर्मल, जैसे आप कलीग होते हैं वैसे ही बात करते थे। प्लस गायनी डिपार्टमेंट बहुत हेक्टिक डिपार्टमेंट होता है, 36 आवर्स की ड्यूटीज होती हैं आपके पास। और मैं ब्रदर के डिमाइस के बाद आई थी पीजी करने के लिए, 6 मंथ्स ही हुए थे। तो मैं अपने भी उस जोन में चल रही थी। तो आई वॉज टोटली सक्लूडेड अगेन। मतलब वहां फ्रेंड्स थे बट लिमिटेड ही थे। फिर सेकेंड ईयर के टाइम पे फिर मेरा रोका हुआ डॉक्टर संजीव मल्होत्रा के साथ। पापा ने लड़का ढूंढा फिर से। अच्छा, तो हर्ष जी जब के आ चुके थे आपके? नहीं, तो संजीव मल्होत्रा के साथ अगेन दैट गाय व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो मुझे कॉल करके बोलता था ड्यूटी है तो भी बात करो, अच्छा, ऑपरेशन में हो तो भी बात करो। वो अगेन डोमिनेटिंग कैरेक्टर। तो वो तो 3-4 दिन के अंदर ही मैंने पापा को बोला, मतलब वो तो मैंने वेट ही नहीं किया। आई टोल्ड पापा दैट यू नो कैन नॉट वर्क। तो हर्ष को क्योंकि रोके के बारे में पूरे कॉलेज को पता चला था, तो इन्होंने ऐसे ही घूमते फिरते मेरे से एक दिन पूछा कि शादी कब है, तुम ही कर लो शादी। तो आई अब्रप्टली रिप्लाइड कि तुम्हें बड़ी चिंता है मेरी शादी की। तो बोले अरे तुम इतनी गुस्सा क्यों, मेरा कॉफी मिलेंगे शाम तक बात करेंगे। तो हम लोग सब कोलीग्स पीजी के जो होते थे फर्स्ट ईयर वाले, वो बैठ करके कॉफी पिया करते थे। एंड देयर आई टोल्ड हिम दैट दैट गाय वाज वेरी टॉक्सिक एंड दिस इज हाउ आई हैव वीन्ड ऑफ द रिलेशनशिप। एंड बस इतनी सी बात करके मैंने खत्म कर दिया, स्टार्ट वर्किंग। तो उसके बाद ऑन एंड ऑफ हर्ष टी पे कॉफी पे मिलते चले गए। उसके बाद इन्होंने मेरे को ये बोला कि मैं दिवाली पे घर जा रहा हूँ। और मैं दिवाली पे नहीं गई थी क्योंकि मतलब मेरे ब्रदर के बाद फर्स्ट दिवाली थी, तो मेरे को जाना नहीं था, तो आई वाज स्टेइंग बैक। एंड दिवाली के नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, ही कॉल्ड मी अप, अरे अभी तक सॉरी अटेंडेंस साइन नहीं किया तुमने? तो मैं हाउ डू यू नो मैंने अटेंडेंस साइन नहीं किया? ही वाज स्टैंडिंग इन द कॉलेज। अच्छा। तो मतलब तुम वापस कैसे आ गए? तो मेरे को बोले कि मुझे कुछ इमरजेंसी काम था इसलिए मैं आ गया। लेटर आई गॉट टू नो, क्योंकि हमारे मेस शट डाउन होते थे और खाना खाने के लिए मैं कभी अकेले नहीं जाती थी, ग्रुप में जाया करती थी। तो इन्होंने मेरे से डिनर पे पूछा कि डिनर करने बाहर चलेंगी, मेस पे तो है नहीं कुछ। तो मैंने बोला ओके। तो कि कौन कौन जा रहा है, कि कोई है नहीं, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल देन वी कैन गो। तो अब इतनी बार बात हो चुकी थी तो ऐसे ठीक है हम चलते हैं डिनर करने के लिए। तो देयर वाज जयपुर में एक जगह है जहाँ रंग दे बसंती की शूटिंग हुई है, बहुत ऊपर जाकर के है वो। तो वहां वी वेंट फॉर अ डिनर।
तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कैजुअली कि तुम बोल रहे थे मम्मी तुम्हारे लिए लड़कियां देख रही हैं, तो क्या रहा, कोई पसंद आई कि नहीं आई? और जब भी मेरी बैचमेट हुआ करती थी पाहुला वर्मा, डॉक्टर पाहुला वर्मा गायनी कर रही थी मेरे साथ, कभी कहीं जाते थे तो मेरे को ये बोलते थे उसको ले लो साथ में। तो मुझे लगता था ये पाहुला वर्मा को लाइक करते हैं, इंक्लिनेशन उधर। तो और मुझे घूमने का शौक था, तो मैं नहीं जा रही, तो मैंने बोला अरे उसका दिन बन जाएगा, मैं घूम आऊंगी, तेरा क्या जा रहा है? तो ऐसे हम साथ चले जा करते थे। तो डिनर पे पता नहीं था कि ये तो मेरा ही है। हाँ, तो डिनर पे जब हम गए तो आई टोल्ड हिम, तो मेरे को बोले कि नहीं आई डिड नॉट वर्क एंड ऑल। तो मुझे लगा पाउला को लाइक करता पर बोलता नहीं। मतलब देखो जिसको लाइक करते हैं ना स्पाइन में दम होना चाहिए बोलने के लिए। व्हेन यू लाइक समबडी बोलते क्यों नहीं? आफ्टर 5 मिनट्स ये नीज पे थे और वहां पब्लिकली अनाउंस्ड, अच्छा, आई रियली लाइक एंड वांट टू गेट मैरिड टू यू, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग। और मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट इनको ये था, शिट मुझे तो लगा तुम पाहुला वर्मा को लाइक करते हो। हाउ डिड इट केम टू मी? ये मेरे तक कैसे आ गया? बड़ा रोमांटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। यस, एंड आई वाज डम स्ट्रक, क्योंकि मैं शेकन अप थी, कभी रिलेशनशिप में भी नहीं रही, कभी किसी को डेट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो तब तक तो मैं बिल्कुल शांत रही। फिर हम कार से नीचे आए तो उस टाइम पे दिवाली के माहौल पे ना जल महल बहुत सुंदर दिखता है, जल महल वहां पे। सो देयर वी केम एंड ऑल। फिर मेरे को बोला कुछ तो बोलो, तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो, तुम तो बिल्कुल चुप हो गई हो। तो मैं इसको बोला यार देखो पहली बात तो ये हाँ ना करती, तुम ऊपर ही छोड़ाते, नीचे कैसे उतरती? पहले तो नीचे आए। मला दूसरी चीज दैट माई ब्रदर इज नो मोर, तो वॉट एवर डिसीजन विल बी टेकन मेरी होली सोली पापा डिसीजन लेंगे। एंड वो अगर उन्होंने हाँ कर दी तो हाँ, ना कर दी तो ना। मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया है और मैं अब उस स्टेट में भी नहीं हूँ कि मैं सेटल होना चाहती हूँ। तो वट एवर यू डिसाइड। आफ्टर 2 days, क्योंकि दिवाली के बाद एवरीबडी गॉट बैक, तो मुझे एचओडी ने बोला था कि दिवाली के बाद तुम चली जाना, अभी तुम ड्यूटी करो। पेरेंट्स ने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया? नो, ही वॉज वेरी करेजियस। अच्छा। मैं घर गई तो ये पीछे पीछे घर आ गए 2 दिन बाद। अच्छा। साथ इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पापा को कैसे बोले कि ये घर आ रहे हैं। अब जान रहे थे बस सरदारनी है ना? तो मेरे लिए बहुत इट वॉज शेकन अप। और मेरे को लगा कि मैं ऐसे शादी के लिए बोलूंगी तो कैजुअल अगर प्रपोज कर रहा है तो डर जाएगा, मना कर देगा। तो ये तो घर आ गए साथ में, और नाइट में घर में बैठे हैं तो पापा ने एज यूजुअल सरदार उन्होंने ड्रिंक ऑफर किया, आप पियेंगे टू चेक। तो आई वॉज इन किचन विथ मम्मा। तो कहीं कुछ मैं तो किचन में थी मम्मा के साथ। मैं नहीं लेकर के आई हूँ, वो खुद आया है। तो मुझे किचन में आकर के कह रहे हैं कैसा लड़का है, ना खुद पी रहा है ना मुझे पीने दे रहा है। एंड आई टोल्ड माई मदर कि इसने मुझे प्रपोज कर दिया, क्योंकि सब बताने की आदत थी। नींद में मेरी सिस्टर उठ के आई, मम्मी ने बोला अरे तुम्हें पता है उसने प्रपोज कर दिया। तो मेरी सिस्टर मुझे इस उम्र में तुम्हें किसने प्रपोज कर दिया? तो मेरे घर में ऐसा माहौल था पूरा। देन पापा के साथ, पापा ने इनको एज फ्रेंड ट्रीट किया, बात ही नहीं करी शादी के बारे में, मेरे बारे में। माई फादर वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट मी। तो मेरी मम्मी को जाकर के इन्होंने इतनी हिम्मत करके बोला मेरे को लगता है अंकल जी मेरे से डर गए हैं। अच्छा, ही सेड। अच्छा। एंड नेक्स्ट डे मैं पापा के साथ बैठी हूँ तो रूम में आकर के इन्होंने पापा को बोला देखिए अंकल मैं बात किए बिना तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, आ गया हूँ तो जो मैं बात करने आया हूँ मैं करके जाऊंगा। एंड आई वॉज अगेन शेकन अप। मैं तो वहां से बाहर निकल गई। मैंने पापा के साथ इनको अकेला छोड़ा, इन्होंने ओपन अप होके सारी बात करी। देन माई फादर सेड कि देखो बेटा अगर हम लव मैरिज कर भी देते हैं, हम इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट नहीं है, आप लोग एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन फैमिली से एक्सेप्टेंस होना चाहिए, नहीं तो एक लड़की के लिए और आपके लिए एडजस्ट करने में बहुत ट्रबल होगा। देन पापा ने बोला आप अपने घर पे बात करिए। आफ्टर 2 days ये अलीगढ़ आ गए बात करने के लिए। तो इन्होंने घर में यहाँ पर बात करी तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि मिलेंगे पहले तो एक बार सब लोग। तो जयपुर मेरिट के अंदर सब लोग पहली बार जब मिले और मिलने के 15 मिनट बाद हमारा रोका हो गया। बातों का असर हो गया, वही रोका हो गया कि सभी लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया, फैमिली पसंद आई। और रोका होने के बाद शादी नवंबर की निकली। तो इन्होंने ये बोला कि तुम कभी भी मना कर सकती हो, इसलिए जल्दी कर लो। अगेन वेंट एंड इन्होंने शादी अप्रैल में करवा दी। तो मेरा दिसंबर में रोका हुआ है और अप्रैल में शादी हो गई। इट वॉज झटमनी मंगनी पट गया, टाइम मत लगाओ भाई, ज्यादा कोई टाइम नहीं। और उसके बाद आई टेल यू थ्रू एंड थ्रू मेरे करियर के बाद मेरी बेटी 4 months की थी, इन्होंने और पापा मम्मी ने रखा है। मैंने ऑस्ट्रेलिया जाके अपनी IVF तब किया है बच्चे को छोड़ करके। ही सपोर्टेड अगेन कि तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, मैं तुम्हारी ड्रीम्स को, तुम्हारी उड़ान को कभी नहीं रोकूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतना मतलब बहुत क्लियर आपने सारी बातें बताई, बड़ा खुशी हुई, बहुत अच्छा। चलिए फिर कभी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। नमस्कार।
इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।